Hello guys, welcome back to my channel. Today we will discuss about making of constitution. How it was started, composition of constituent assembly, its committees and why it was criticized. तो चलिए देर ना करते हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं. मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ इट वॉज स्टार्टेड, कैसे शुरू हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना. सबसे पहले 1934 में एम.एन. रॉय फर्स्ट प्रपोज द आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. एम.एन. रॉय पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने ये आइडिया दिया था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी और उसमें आउटसाइडर्स का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, सिर्फ इंडिया के लोग इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे. ऐसा सबसे पहले जो आइडिया था वो एम.एन. रॉय ने प्रपोज किया था. उसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि उस टाइम की बहुत ही पॉपुलर और इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी थी, उसने ऑफिशियली डिमांड करा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए, हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे. उसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू डिक्लेयर्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी फ्रेम्ड. जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर बनना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर्स हैं उनको अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे इलेक्ट करना चाहिए. मतलब जैसे हमारे अभी के लोकसभा के इलेक्शन होते हैं ना, 18+ ईयर्स के जो लोग हैं हमारे देश के वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स का भी इलेक्शन वैसे ही होना चाहिए जिसमें आउटसाइडर की कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए. ठीक है. उसके बाद 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट अगस्त ऑफर लेकर आई थी जिसमें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन वो फॉलो नहीं हो पाया, अप्लाई नहीं हो पाया. इसलिए 1942 में फिर से जब क्रिप्स मिशन आया उस टाइम भी कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी का आइडिया प्रपोज किया गया, लेकिन उस टाइम भी मुस्लिम लीग ने वो आइडिया रिजेक्ट कर दिया. उसके बाद 1946 में फाइनली जब कैबिनेट मिशन प्लान आया, उस कैबिनेट मिशन प्लान ने अल्टीमेटली पेव्ड द वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. उस कैबिनेट मिशन प्लान ने ही कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का रास्ता खोला. उसके बाद हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कंपोजिशन क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की. सबसे पहले बात करते हैं हम स्ट्रेंथ की. स्ट्रेंथ कितनी थी. इनिशियली इसमें 389 मेंबर्स थे, जिसमें से 296 मेंबर ब्रिटिश इंडिया के थे और 93 मेंबर्स प्रिंसली स्टेट के थे. प्रिंसली स्टेट से मेरा मतलब है जो राजा रजवाड़े वाले स्टेट्स थी ना, उनको प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता था, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर जो आते थे वो ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंसेस थे. ठीक है. लेकिन जो ये 389 मेंबर थे ये पोस्ट पार्टीशन के बाद, यानी कि जब इंडिया पाकिस्तान दोनों अलग अलग हो गए थे उसके बाद इनकी स्ट्रेंथ 299 रह गई थी. उसके बाद करते हैं इलेक्शन. कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट किया गया. इलेक्शन प्रोसेस इनडायरेक्ट थी. इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय मेंबर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है. इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते थे. कौन करता था इनडायरेक्टली इलेक्ट. जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो मेंबर थे वो इनडायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर को इलेक्ट कर रहे थे. उसके बाद बात करते हैं स्टेजेस की. स्टेजेस में फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की. दिसंबर 1946. 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग होती है. उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया जाता है. ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके फंडामेंटल्स और फिलोसफी के बारे में बात करी गई थी. ठीक है. उसके बाद अडोप्शन. ये अडोप्शन है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का. ठीक है. तो कंफ्यूज मत होना कि कॉन्स्टिट्यूशन का कब अडोप्ट किया था. ये जो अडोप्शन है ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का अडोप्शन है. ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यूनानिमसली कब अडोप्ट किया गया. जनवरी 22, 1947 में. ठीक है. तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 22 जनवरी 1947 को अडोप्ट कर लिया गया. उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई 29 अगस्त 1947 को. ये ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए.
उसके बाद जो ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो ड्राफ्ट किया उसको अडोप्ट किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन को अडोप्ट कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। अडोप्शन हुआ 26 नवंबर 1949 को, लेकिन एनफोर्समेंट हुआ जनवरी 26 1950 को। ठीक है, अडोप्शन और एनफोर्समेंट में कंफ्यूज मत होना। अडोप्शन पहले हो गया था लेकिन इफेक्ट में बाद में आया था कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम आज रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसने तब तक काम किया जब तक नई पार्लियामेंट नहीं बन गई। ठीक है, टोटल ड्यूरेशन कितना लगा? टोटल ड्यूरेशन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन इतना टाइम लगा। ठीक है, 11 सेशन हुए ओवर 165 डेज। 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को गो थ्रू किया गया। 64 लाख रुपीज़ का खर्चा इसमें आया। अब बात करते हैं कमिटीज़ की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ कमिटी टू डील विद डिफरेंट टास्क। अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग कमेटी बनाई गई। इन सारी कमेटियों में से जो 8 कमेटी थी वो मेजर कमेटी थी, बाकी की अदर जो कमेटी थी माइनर कमेटी थी, जिसमें फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, क्रेडेंशियल कमेटी, हाउस कमेटी, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी एट्सेट्रा, ये कमेटी थी। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी इनके बारे में कोई क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन ये जो 8 मेजर कमेटीज़ हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इनके हेड को मेनली ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, वैसे कुछ नहीं पूछते, लेकिन कभी कभार हेड पूछ लेते हैं मेजर कमेटीज़ के हेड को। तो जो मेजर कमेटी थी उसके हेड मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू इसके हेड थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू इसके हेड थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड थे सरदार पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे बी आर अम्बेडकर। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटी ट्राइबल एरियाज़ के हेड थे सरदार पटेल। मैंने इन कमेटीज़ के हेड को कैसे याद किया था? मैंने सिंपल एक ट्रिक बनाई थी। जो यूनियन और जो स्टेट है, जिन कमेटी के नाम में यूनियन और स्टेट आ रहा है, उनको मेनली हेड कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और जो प्रोविंस और ट्राइबल एरियाज़ वगैरह हैं उनकी उन कमेटी के हेड कौन, उन कमेटीज़ को हेड कौन कर रहे हैं? सरदार पटेल। और हमें पता है ड्राफ्टिंग कमेटी की इंपॉर्टेंट कमेटी, तो उसको बी आर अम्बेडकर हेड करेंगे। ठीक है, 5 ये हो गई। आगे बढ़ते हैं। रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आप याद कर लेना। रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है और स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। अब देखो ये स्टेट्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू, मैंने बताया था ना जो यूनियन और जो स्टेट्स के कीवर्ड से याद कर रखा है मैंने कि जवाहरलाल नेहरू उनको हेड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी की। ड्राफ्टिंग कमेटी क्या थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी थी जो अगस्त 29, 1947 में बनाई गई थी। इस ड्राफ्टिंग कमेटी के अंडर 7 मेंबर्स आते हैं, जिसमें फर्स्ट है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो कि चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव। ये जो एन माधव राव हैं ये बी एल मित्तर को रिप्लेस करके आए थे, क्योंकि उस टाइम पे बी एल मित्तर बीमार हो गए थे। ठीक है, टीटी कृष्णामाचारी, जो टीटी कृष्णामाचारी है उन्होंने किसको रिप्लेस किया था? डीपी खेतन को। ठीक है, डीपी खेतन की डेथ हो गई थी, उनको रिप्लेस करने के लिए टीटी कृष्णामाचारी आए थे। जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स हैं मैंने उसको कैसे याद किया है मैं बता देती हूँ, बाकी आप अपनी ट्रिक लगा लेना। मेरी जो ट्रिक थी वो मैं बता देती हूँ। मैंने इसमें ज़्यादातर जो मेंबर है ना उनके नाम में गॉड के नाम आएंगे। ठीक है, मैंने ऐसे याद किया था। हेड तो सबको याद हो जाते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चेयरमैन थे, इसके हेड थे। ठीक है, उसके बाद देखिए एन गोपाल स्वामी, गोपाल में भी गॉड का नाम है। अल्लादी कृष्ण स्वामी में भी गॉड का नाम है। डॉक्टर के एम मुंशी, ये आप के से कृष्णा को डिनोट कर सकते हैं, तो इसमें भी। सैयद मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद भी गॉड का नाम है, तो ये भी हो जाएगा गॉड के नाम पे। एन माधव राव, ये भी माधव भी हम कृष्णा को बोलते हैं, तो ये भी गॉड के नाम पे। टीटी कृष्णामाचारी, इसमें भी कृष्णा आ रहे हैं, तो ये भी गॉड के नाम पे। तो मैंने ऐसे करके याद कर लिया था। आप अपनी ट्रिक लगा लेना, ये सिर्फ एक ट्रिक है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये बस याद करने का तरीका है। ठीक है, उसके बाद हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली,
सिंबल क्या था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? एलिफेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र या फिर लीगल एडवाइज़र ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कौन थे? सर BN राव। सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कौन थे? HVR अयंगर। ठीक है। चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, चीफ ड्राफ्टमैन कौन थे? SN मुखर्जी। बेशक ड्राफ्टिंग कमेटी को हेड कर रहे थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, लेकिन चीफ ड्राफ्टमैन कौन थे? SN मुखर्जी। कैलीग्राफर, कैलीग्राफर होते हैं जो राइटिंग स्टाइल, कैलीग्राफी होती है राइटिंग स्टाइल, तो जो कैलीग्राफर है वो कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। उन्होंने इटैलिक स्टाइल में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। जो इंग्लिश वर्जन है ना वो इटैलिक स्टाइल में लिखा गया है। किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने। ब्यूटिफिकेशन और डेकोरेशन किसने करी थी? शांति निकेतन, नंदलाल बोस, बियोहर राम मनोहर सिन्हा। ठीक है। उसके बाद कैलीग्राफी ऑफ हिंदी वर्जन, हिंदी वर्जन की कैलीग्राफी किसने करी थी? वसंत कृष्ण वैद्य ने। ठीक है। जो ओरिजिनल हिंदी वर्जन है कॉन्स्टिट्यूशन का उसकी कैलीग्राफी करी थी वसंत कृष्ण वैद्य ने। अब लास्ट में बात कर लेते हैं क्रिटिसिज्म, क्यों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्रिटिसाइज करा गया? क्रिटिक्स बोलते हैं कि इट वाज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी। क्यों नहीं थी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी? क्योंकि ये डायरेक्ट इलेक्शन से इसके मेंबर को नहीं इलेक्ट किया गया था, इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स थे। इसमें मैंने बताया था ना इलेक्शन कैसे हुआ था, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर थे वो इसके मेंबर को इलेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए ये बोला गया कि ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। अदर क्रिटिसिज्म है इट वॉज नॉट अ सॉवरन बॉडी, सॉवरन बॉडी नहीं है क्योंकि इसका जो आइडिया था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था, इसीलिए बोलते हैं कि सॉवरन बॉडी नहीं है। आप बता देना आपको क्या लगता है ये सॉवरन बॉडी है या नहीं। टाइम कंज्यूमिंग, क्रिटिक्स बोलते हैं कि इन्होंने ड्राफ्ट करने में, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लिया। एग्जाम्पल देते हैं कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में सिर्फ 4 मंथ का टाइम लिया गया था और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लिया गया था। ठीक है। और बोलते हैं कि ये वन पार्टी बॉडी है। क्यों बोलते हैं वन पार्टी बॉडी? क्योंकि जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स हैं उनमें ज़्यादातर इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी उस टाइम की, उसके ज़्यादा मेंबर्स हैं, तो इसलिए बोलते हैं कि वन पार्टी बॉडी है। आपको कैसा लगता है आप बताइए। लॉयर और पॉलिटिशियन बॉडी है क्योंकि ज़्यादातर जो इसके मेंबर है वो लॉयर थे और पॉलिटिशियन थे, इसीलिए इसको लॉयर पॉलिटिशियन बॉडी भी बोलते हैं। और एक क्रिटिसिज्म है कि इट वाज डोमिनेटेड बाय हिंदूज, इसमें ज़्यादा हिंदू थे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें ज़्यादातर हिंदू थे। इसमें सब थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे। मैंने अभी कुछ मेंबर्स तो मैंने पढ़ाए हैं आपको पता चल रहा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं था कि ओनली हिंदूज थे। और ये आइडिया किसका था? लॉर्ड विस्काउंट साइमन का। उन्होंने बोला था कि इट वाज डोमिनेटेड बाय हिंदूज। तो आज हमने मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को कवर कर लिया है। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और जो आपको सजेशन मुझे देने हैं कि मैं अपने वीडियो में इस तरह के चेंजेस लाऊं या फिर ऐसे इम्प्रूवमेंट करूं, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।